तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप बात कर रहे हैं लॉ के साथ एक नई शुरुआत में। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। आखिर डीपीएसपी की उत्पत्ति क्यों हुई, डीपीएसपी के उद्देश्य क्या थे और डीपीएसपी में क्या क्या वर्णित है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीपीएसपी डीपीएसपी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। इन्हें अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। यह हमें बताते हैं कि सरकार का क्या दायित्व है जनता के प्रति और जनता के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए सरकार को। यह सब बताएगा कौन? डीपीएसपी। अब डीपीएसपी को आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है डीपीएसपी। डीपीएसपी कितना है? 1 2 3 4। तो आपको एकदम याद आ जाएगा 1 2 3 4। ये भाग 4 में है और 36 से 51 तक वर्णित है। इसे हमने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये जब संविधान बन रहा था तब संविधान सभा के सलाहकार थे वीएन राव साहब, जिन्होंने कहा था कि मौलिक अधिकार दो प्रकार के होंगे। मौलिक अधिकार एक, मौलिक अधिकार दो। मौलिक अधिकार एक जो जनता को तुरंत दे दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार टू जो जनता को सरकार द्वारा समय समय पर प्राप्त किए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौलिक अधिकार रहे और मौलिक अधिकार टू का नाम बदलकर राजकीय नीति निर्देशक तत्व किया गया, जहाँ मौलिक अधिकार जो है जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने अधिकार को पा सकता है। किंतु राजकीय नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं, डीपीएसपी ऐसे हैं जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते। एक बार डीपीएसपी लागू हो गए तो वह बदले नहीं जाएंगे, ना हटाए जा सकते हैं। यह 3 विचारधाराओं से मिलकर बना है। पहली विचारधारा है गांधीवादी विचारधारा, दूसरी विचारधारा समाजवादी विचारधारा, तीसरी विचारधारा उदारवादी विचारधारा। यह 3 विचारधाराओं पे मिलकर बना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इनके उद्देश्य के बारे में। डीपीएसपी बनाने के लिए आखिर उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। दूसरा है भारत आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा, क्यों? भारत लोकतांत्रिक राज्य है। सरकार के कार्य को जनता को जानने का अधिकार। यह डीपीएसपी बताता है कि सरकार क्या क्या काम करेगी जनता के प्रति, और जनता को बताता है। सरकार जैसे कि अगर सरकार कोई नई नई सरकार बनती है, पुरानी की सरकार होती है, तो इलेक्शन के समय वो घोषणा पत्र जारी करती है कि हम जनता के प्रति यह काम करेंगे। ठीक है। चौथा है प्रस्तावना के उद्देश्य, क्योंकि प्रस्तावना में ज़्यादातर अधिकार डीपीएसपी में वर्णित है। अब बात करते हैं इसकी आलोचना के बारे में कि आखिरकार इसकी आलोचना क्या है। आलोचना इसकी ये की है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनता इसका जवाब सरकार को चुनाव के माध्यम से वोट देकर सरकार के काम को बताएगी। आपने काम अच्छा किया तो आपकी सरकार आएगी, आपने काम अच्छा नहीं किया तो आपकी सरकार नहीं आएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल की। तो पहला अनुच्छेद अपना स्टार्ट होता है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 बताता है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। अब तक हमने बात की थी कि डीपीएसपी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसे हमारे जीवन में क्या महत्व है। चलिए ये सब हमने बात करी थी। अब बात कर रहे हैं अनुच्छेद की। अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी। तो राज्य की परिभाषा के बारे में डीपीएसपी के सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्य क्या है? वह राज्य जो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 में वर्णित है। राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में बताई गई है मौलिक अधिकारों में, वही राज्य की परिभाषा यहाँ पर है। अब आर्टिकल आ जाता है 37। अनुच्छेद 37 कहता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। एक बार डीपीएसपी जो लागू हो गए वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अब अनुच्छेद 38 पे आ जाते हैं। अनुच्छेद 38 बात करता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की।
यह समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य, क्या याद रखेंगे, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे और आय, स्थिति, सुविधा तथा अवसरों में असमानताओं को कम करे, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करे एवं सुनिश्चित करे कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करे। कौन? सरकार। आर्थिक राजनीतिक न्याय भी सरकार दिलाएगी। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 कहता है संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण यह समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। अनुच्छेद 39 का कहना है कि राज्य विशेष रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त संसाधन का अधिकार देगी और भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करेगी एवं पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलवाएगी। इसमें गर्भवती महिलाओं को छोड़कर, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को उस बीच छूट दी जाती है, और श्रमिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगी। कौन करेगा? राज्य। ये सारे काम राज्य करेगा। अब अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यह अनुच्छेद 42 में संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 39 का कहना है कि सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय दिया जाएगा। समान अवसर के आधार पर न्याय की बात करते हैं कि अगर किसी ने चोरी करी है तो उसे चोरी का ही दंड मिलेगा। ऐसा नहीं किसी ने मृत्यु करी तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए या आजीवन कारावास दे दिया। तो जो सामान्य आधार पर न्याय करेगा, ठीक है। और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। अगर उसके पास विधिक सहायता के लिए पैसे नहीं हैं तो निःशुल्क विधिक सहायता कौन करेगा? राज्य करेगा, राज्य। यह 42 में संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, यह याद रखना। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 की। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो आप आर्टिकल 40 को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 40 और पंचायत याद रखना। पंचायत का पा और अंकी बिंदी, तो ये अंकी बिंदी को नीचे ले आएंगे तो फिर 40, तो आपको एकदम याद आ जाएगा आर्टिकल 40। ग्राम पंचायतों का गठन बहुत आसानी से याद आ जाएगा। तो ग्राम पंचायतों गठन की राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, निर्माण करेगा। और यह 73वें संविधान संशोधन में 1993 में अनिवार्य कर दिया गया और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया कि अब तुम यह मतलब पहले ये लागू नहीं था, लेकिन इसे क्या नाम है 1993 में मतलब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया कि राज्य यह कुछ मतलब राज्य ग्राम स्तरों पे ग्राम पंचायत बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। अगले अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यह समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। आर्टिकल 41 का कहना है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना, यह किसका काम है? राज्य का। अच्छा, इसी आर्टिकल के तहत वृद्धों को पेंशन, विकलांगों को पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारी पेंशन जो भी हैं वो इसी आर्टिकल के आधार पर दी जाती है। अब अनुच्छेद 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगतता और मानवीय दशा होनी चाहिए। चलिए समझते हैं। यह अनुच्छेद 42 कहता है कि कार्य न्याय संगत, मानवीय दशा का होना चाहिए। यह सामाजिक विचारधारा पर आधारित है कि राज्य काम की न्याय संगतता और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करे। यह राज्य का काम है कि राज्य काम की न्याय संगतता और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम करा सकते हैं। जिस काम के लिए राज्य ने या प्राइवेट कंपनी ने उस व्यक्ति को बुलाया है वो वही काम कराएगी। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति से कोई भी काम करा लेगी। अगर कोई बाबू है तो उससे 4th क्लास का काम नहीं करा सकते। चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43, जो कहता है निर्भया मजदूरी, कुटीर उद्योग। इसके दो पहलू हैं।
इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है समाजवादी विचारधारा से, दूसरा पहलू है गांधीवादी विचारधारा से। तो पहला पहलू पढ़ लेते हैं। राज्य सभी कामगारों के लिए निर्भय मजदूरी योग्य करेगा, एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा। सीधी भाषा में समझें तो जरूरत के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। अब दूसरी विचारधारा गांधीवादी विचारधारा समझते हैं। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग कौन कौन से होते हैं, जैसे डलिया बनाना, सूत बनाना आदि, इन काम को बढ़ावा देगा। कौन देगा? राज्य। चलिए अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद है 44। नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता एक कानून। समझे? अब मैं आपको बताता हूँ। यह उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। अनुच्छेद 44 का कहना है कि भारत के राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहायता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। सभी धर्मों के व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी को एक समान कानून देने का प्रयास करेगी कौन? सरकार। इसमें पुरुष और महिला के लिए भी समान कानून होंगे। समान सिविल सहायता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप समझ रहे होंगे कि ये कानून जैसे बंटवारे का कानून है और डिवोर्स का कानून है, ये हिंदू मुस्लिम में अलग अलग है, लेकिन इस आर्टिकल के तहत एक कानून करने का प्रयास करेगी सरकार, प्रयास करेगी। चलिए अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा, यह उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। अनुच्छेद 45 को 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। कितने? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि अनुच्छेद 21A में बताया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा होगी। तो 6 वर्ष से कम वालों की शिक्षा अनुच्छेद 45 में निहित कर दी गई। अब हमने बात करी अनुच्छेद 45 की, अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। अगला अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 46 कहता है, इम्पोर्टेंट है, कि 46 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, इनके लिए प्रावधान किया गया है। यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। अनुच्छेद 46 का कहना है कि राज्य समाज के कमजोर विशेषकर अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां और अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगा। यह सारे न्याय और शिक्षा, आर्थिक, ये सारी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगा। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 47, जो कहता है मद निषेध, पोषणाहार और स्वास्थ्य। मद निषेध, पोषणाहार और स्वास्थ्य, यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। यह कहता है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। जैसे आप किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान और शराब पीना मना है, तो उसी आधार पर कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक लगा देगा। आप समझिए कि धूम्रपान नशीले पदार्थों को बंद कर सकता है ये आर्टिकल। जैसे बिहार में शराबबंदी करी गई थी, वो इसी आर्टिकल के तहत करी गई थी। समझ गए आप? अब बात करते हैं अगले की। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48, जो कहता है कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु। यह 2 विचारधाराओं पर आधारित है। पहला विचारधारा है गांधीवादी। पहला कौन सा है? गांधीवादी। और दूसरी कौन सी है अपनी? दूसरी कौन सी विचारधारा है? उदारवादी। तो पहले गांधीवादी विचारधारा कहती है कि गाय के बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगा देना। गाय और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगा देना और मवेशियों के पालने एवं उनकी नस्लों को सुधार करने के लिए यह अनुच्छेद कार्य करेगा। और दूसरी विचारधारा कहती है, उदारवादी विचारधारा कहती है, कृषि और पशुपालन के लिए आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर एक संगठित करेगा। मतलब वैज्ञानिक रूप से और कृषि के लिए थोड़ा सा काम में जो है वो मदद करेगा। कौन करेगा? सरकार। ये सारे काम राज्य के होंगे।
अब बात करते हैं कि भाई दुधारू पशु के लिए आप समझिए गाय के उस पर, जैसे यूपी सरकार ने इस समय पूर्णतः रोक लगा दी है कि गाय मवेशियों पर रोक लगा दी है कि कोई इनको मारेगा नहीं, वैसे ही समझ सकते हैं आप। तो अनुच्छेद 48 पे बात करते हैं हम। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। समझ रहे हैं आप? पर्यावरण संरक्षा की बात करता है आर्टिकल 48 का, ये याद रखना, बहुत पूछा जाता है। 48 का क्या है? यह उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 का में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने का, देश में वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का महत्व, यह सारे कार्य राज्य स्तर पर होंगे। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है। अब बात करते हैं आर्टिकल 49 की। आर्टिकल 49 बढ़िया है। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की संरक्षण। यह जो विचारधारा है, ये उदारवादी विचारधारा पर आधारित है कि राज्य कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारकों का स्थान की रक्षा करेगी, जैसे कि जैसे ताजमहल है, लाल किला है, और ईटीसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी रक्षा राष्ट्र करेगी, जैसे उनका रख रखाव है, डेंटिंग पेंटिंग है, ये सारी राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा राज्य करेगा। अब आते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 को आराम से याद कर सकते हैं, 50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। यह उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। आर्टिकल 50 का कहना है कि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहेंगी, दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगी, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं। कार्यपालिका अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। कार्यपालिका का काम है कानून बनाना, तो न्यायपालिका का काम है कानून को देखना। तो उसी हिसाब से कार्यपालिका और न्यायपालिका में दोनों एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। तो यह उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। अनुच्छेद 51 का कहना है कि राज्य राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। राज्य के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने के लिए मध्यस्थर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में प्रोत्साहित करना, यह सारे काम राज्य करेगा अगर अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री पर आता है तो। ठीक है, ये थे हमारे डीपीएसपी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और